कि मैं बाई बर्थ किसान हूँ, बाई एजुकेशन किसान हूँ और बाई प्रोफेशन किसान हूँ। आज के टाइम में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को सब पूछते हैं। अगर अपन अपने आप को बताते हैं कि हम लोग किसान हैं, तो वो लोग वैल्यू नहीं करते। और तो देखा जाए ना तो पर्सनली रिश्ते भी नहीं मिलते हैं कि अगर अपन उनको किसान अगर मैं ऑर्गेनिक खेती के लिए समय निकालती हूँ तो कैसे मैनेज करूँ मैं? देखिए, पहली बात तो आप समय खेती के लिए निकालिए, ऑर्गेनिक के लिए बाद में सोचिए। आने वाले 10-20 साल में आप इस एग्रीकल्चर सेक्टर को हिंदुस्तान में किस रूप में देखते हैं? पक्का रिवाइव होगा, डिटेरियोरेट नहीं होगा, जहाँ है इससे बेटर होगा। नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल आपके साथ। दोस्तों, राजस्थान के अंदर किसानों के हालात ना आपसे ना हमसे किसी से छुपे नहीं हैं। आए दिन आप भी अखबारों में, टीवी में आए दिन ये खबरें पढ़ते हैं कि आज किसी किसान ने सुसाइड कर लिया। और उनके उस आत्महत्या करने की जो वजह है वो सिर्फ एक है, उनकी फसल का ख़राब होना। जिस फसल को उगाने के लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और आखिर में जाकर उन्हें पता चलता है उस फसल को बारिश, ओले गिरने की वजह से वो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। खेत के अंदर वो फसल पूरी तरीके से बिक चुकी है, क्योंकि इतना पैसा, इतनी मेहनत करने के बाद भी किसान के हाथ कुछ नहीं लगता। ये एकमात्र वजह है उनके आत्महत्या करने की। तो इसी कड़ी में आज हमारे बीच एक ऐसे खास मेहमान का हम इंतज़ार कर रहे हैं जो कि सीनियर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं और एडवाइज़र भी हैं। तो दोस्तों, अजय सिंह तोमर जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अजय जी, आपसे एक सवाल है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में आए दिन किसान जो है फसल ख़राब होने की वजह से आए दिन सुसाइड करता है, तो ऐसा क्या सिर्फ हिंदुस्तान में ही होता है? बाहर भी तो खेतीबाड़ी का काम है जो हो रहा है, तो वहाँ उनकी फसल क्या ख़राब नहीं होती? वहाँ पे भी क्या बिन मौसम बारिश और ओला गिरने की वजह से उनकी फसलें ख़राब नहीं होती? इस बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बाहर की बात अगर आप करते हैं, एक तरफ है जो एडवांस कंट्रीज हैं, दूसरी तरफ है जो हमारे जैसे और हमसे भी नीचे की कंट्री हैं। अगर आप एडवांस कंट्रीज की बात करेंगे तो वहाँ जो गवर्नमेंट की सपोर्ट है और जो मैकेनाइजेशन है वो इतने हाई लेवल का है कि किसान की स्थिति में हमारी उनकी स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। क्योंकि हर चीज़ गवर्नमेंट वहाँ सब्सिडाइज करती है और ये समझिए कि फुल्ली इंश्योर्ड होता है किसान। उसकी फसल मर गई, मर जाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहली बात। दूसरे, मरने के चांसेज हमारे मुकाबले उनके कम होते हैं, क्योंकि जैसे मैकेनाइजेशन और जो टेक्नोलॉजी का यूज है वो हमारे फार्मर के पास उस लेवल का नहीं है। वहाँ एक तो लार्ज स्केल फार्मिंग होती है, बड़ी बड़ी फार्म्स होते हैं। जैसे हमारे तो बहुत छोटे फार्म, स्मॉल फार्म। अगर आप अगर साहब कभी आप नॉर्थ में गए हों, अगर आप यूपी की दिल्ली के साथ वाली बेल्ट देखेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे, कुछ लोगों के जो नाम है एज ए फार्मर, वो 1000 गज जमीन भी नहीं बची है। अच्छा। 1 बीघा। जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गांव माना जाता है बाउली, बड़ौत एक कस्बा आता है जो दिल्ली से कुल 50 किलोमीटर है। अच्छा। ये पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, जो किसानों के मसीहा माने जाते हैं। वहाँ से बड़ौत से 3 किलोमीटर आगे गांव है बावली। गांव एक है लेकिन प्रधान 3 होते हैं, मतलब हाँ, लेकिन वो इसलिए रिकॉर्ड पे 3 गांव है, बाहर एक ही गांव बोला जाता है। इतना डेंस पॉपुलेटेड एरिया हो चुका है कि 70-80% लोगों के पास 1 से 5 बीघे तक ज़मीन है। 1 बीघा बोलो तो 1000 गज। आपके यहाँ तो बीघे फिर भी 3 टाइप के हैं। हम राजस्थान में बीघा 1600 को, 2000 को और 3000 पर्यटन में जाता है। वहाँ बीघा 1000 के नीचे ही होता है। अब इतनी छोटी फार्मिंग में आप समझिए, उसका आप अगर कंपेरिजन आप यूएस से, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ऐसे कंट्रीज की फार्मिंग से करें तो कहीं कोई भी उनका मैच नहीं होता। मैच नहीं है। वहाँ इतनी हाईटेक एग्रीकल्चर है और पैसा गवर्नमेंट हर तरीके की सपोर्ट करती है। अब जैसे मान लिया कोई उनको मैकेनाइज फसल कटी पड़ी है और अचानक से वेदर बिगड़ जाए, पहले तो उनको पहले से इन्फॉर्मेशन होती है कि ये अगले 3 से 4 दिन में मौसम में ये होने वाला है, या 10 दिन में ये होने वाला है, 1 महीने में ये होगा, आप ये एक्शन लीजिए। क्रॉप को नहीं काटना, और काट दी, अगर कट गई तो वो बड़े वाली जो तिरपाल होती है मशीनों से फैल जाती है। वो सब हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है। हमारा उनका कोई मैच नहीं है हमारी फार्मिंग का। हमारी समस्याएं बिल्कुल अलग हैं, उनकी समस्याएं बिल्कुल अलग हैं।
अगर हम बात करें जैसे आज से अगर 20 साल अगर हम पीछे जाते हैं तो उस समय जो ये कीटनाशक दवाएं नहीं थी, खाद नहीं था, तो उन सब के अगर आज के जो किसान भी बढ़ोतरी के लिए ये कह रहा है कि कीटनाशक और दवाओं का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जो सेहत पे असर पड़ता है, इसको किस रूप में देखने को मिलेगा? देखिए 20 साल पहले तो नहीं, 20 साल पहले तो खूब केमिकल यूज होता था, क्योंकि मैंने अपनी जो एजुकेशन 84 में पास आउट किया मैं, तो 40 साल तो रफली 1 साल बाद यही हो जाएंगे, तो हम खूब केमिकल उस टाइम लगता था। लेकिन जब मैं बच्चा था तब केमिकल बहुत कम लगता था, ये बात है समझिए आप, और 15-20 साल पीछे की। तो आज से 40-45 साल पहले केमिकल बहुत कम था। देश आज़ाद होने के बाद धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का यूज बढ़ना शुरू हो गया। अब इसमें अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि मतलब शायद ये बात कैमरे पे कहनी ठीक नहीं होगी, इस सब के लिए जिम्मेदार किसान नहीं है, साइंटिस्ट हैं। किसान कोई अपने घर में तो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड पैदा नहीं करता। अभी मोदी जी ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया जो अभी एट प्रेजेंट अभी काफ़ी बढ़ रहा है देश के अंदर, नेचुरल फार्मिंग। इससे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही थी, अब वो ऑर्गेनिक में भी वही सब लॉबीज घुस गई, वो ऑर्गेनिक इनपुट के नाम से उन किसानों को मतलब अपना बिजनेस शुरू कर दी। तो उन्होंने नेचुरल फार्मिंग के ऊपर काफ़ी बड़े लेवल पर, अगर आप उसको थोड़ा स्टडी करेंगे, बहुत बड़े लेवल पे ये प्रोग्राम आज की डेट में चालू है। उसका रीज़न ये है कि नेचुरल फार्मिंग में आपको ना तो कोई केमिकल लगाना है, ना कोई केमिकल फर्टिलाइज़र लगाना है, नेचुरल वे में गाय गोबर इन सब चीज़ों से अपनी फसल उगानी है और कम से कम टिलेज करना है। तो उसमें फिर आपका जब एक्सपेंडिचर कम रहता है तो आपको जो यील्ड आ रही है उसमें आपके ऊपर वो बर्डन नहीं है कि आपने खेत में खर्च किए 10,000 रुपये बीघा और आए 4,000 रुपये बीघा। जब आप 1,500 रुपये की लेबर ओवर लगा के सब अपना काम कर ले रहे हो तो जो आ रहा है वो आपको ठीक ठाक वो दे रहा है, और आप किसी टाइप के लोन में दब के नहीं। जो किसान आत्महत्या करता है, जो एक क्वेश्चन आ रहा था आत्महत्या का, देखिए आत्महत्या अगर आप थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा आत्महत्या होती है हमारे देश के अंदर विदर्भा में। महाराष्ट्र में एक एरिया है नागपुर, नागपुर जो है वो विदर्भ का सेंट्रल इंडिया होता था पहले, और ये सेंट्रल इंडिया उस जमाने में ये सेंट्रल कैपिटल होती थी, सेंट्रल प्रोविंस का टाइम था। नागपुर से करीब 80 किलोमीटर आगे की जिला है वर्धा, जो आज भी ड्राई डिस्ट्रिक्ट है। पूरे महाराष्ट्र में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट ड्राई है तो पूरे महाराष्ट्र में अकेला डिस्ट्रिक्ट। वो रीजन है कि महात्मा गांधी वहाँ कभी अपना आंदोलन चलाए थे, और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो एग्रीकल्चर के इस रूरल बैकग्राउंड के ऊपर काम करती हैं। अब इसको आत्महत्या से मैं आपको जो बता रहा था, वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या क्या है कि रेन फेड, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में बारिश भी कम है, रेन फेड तो है ही लेकिन बारिश कम है, लेकिन महाराष्ट्र में बारिश बहुत है, फिर भी किसान आत्महत्या करता है। अब उसका जो रीजन आता है कि बारिश के टाइमिंग सेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जून का महीना चल रहा है, बारिश का अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे पहली बारिश हुई, रेन फेड पूरी एग्रीकल्चर है, क्योंकि बैकवर्ड एरिया, महाराष्ट्र के जो बैकवर्ड एरिया हैं, जैसे आंध्रा का बैकवर्ड एरिया तेलंगाना था, उसी के बॉर्डर का लगा हुआ है विदर्भ का एरिया। ये आप बेल्ट देखेंगे 500 किलोमीटर की बेल्ट है, नागपुर से हैदराबाद पूरी सीधी रोड है, दोनों तरफ का 500 किलोमीटर का बेल्ट है। यहाँ क्या होता है, जैसे रेंज शुरू हुई तो पहली रेंज पे ही फार्मर बेचारा उधार जाके बीज ले आता है, खाद ले आता है, सब लगाता है, फसल बो देता है। अब उसके बाद अचानक से बारिश चली जाती है, दूसरी बारिश नहीं गिरती, और वो बेल्ट जो है ब्लैक कॉटन सोयल की, वहाँ कॉटन बहुत उगती है, एक सोयल होती है, इसको बोलते हैं ब्लैक कॉटन सोयल। वो सोयल कॉटन के लिए ही फेमस है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो पानी गिरे तो दलदल जैसी हो जाती है, पानी नहीं हो तो क्रैक हो जाते हैं। अगर उस मिट्टी में पानी गिरेगा तो पूरा दलदल सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत सॉफ्ट हो जाएगी पानी, लेकिन अगर पानी नहीं है तो वो इतनी हार्ड हो जाती है कि क्रैक हो जाते हैं। ये हाँ, नहीं ड्रॉट में तो सूखा पड़ा है, वो फटती नहीं ना ड्रॉट में। अब वो जो बारिश नहीं आई तो क्रैक होने से वो पूरी फसल मर गई। फिर 15-20 दिन महीना गुजर गया, फिर बारिश आई, किसान फिर जाके उधार में दूसरा बीज लाया और फिर उसने लगाया। अब उसको भी, क्योंकि वो फिर भी बारिश के ऊपर ही, अगर किसी वजह से वो भी फेल हो गई तब वो क्या करेगा आप देखिए,
वो उधार में बीज लाता है, उधार में खाद लाता है, उधार सारा काम उस बेचारे का उधार में चलता है, कपड़ा लत्ता खाना सब कुछ उधार में, उस फसल के भरोसे चलता है जो पैदा ही नहीं हुई। अब सबसे ज़्यादा आत्महत्या आप काउंट की कभी भी आप पढ़िए इंटरनेट से देखिए, देश में फार्मर्स की सबसे ज़्यादा आत्महत्या विदर्भा में है, और ये उसका सबसे बड़ा रीज़न है। बाकी जगह भी इसी टाइप के रीज़न है, लेकिन ये बहुत बड़ा रीज़न है कि क्रॉप फेल हो जाती है और वो उधार नहीं पटा पाता। फिर वो क्या सोचता है कि मैं तो चला जाऊंगा लेकिन मेरे परिवार का तो पेट भर जाएगा। ये मेंटेलिटी से वो आत्महत्या कर लेता है कि लोन से जान छूट जाएगी परिवार की, परिवार बच जाएगा, मैं ही तो जाऊंगा। ये अपने परिवार को बचाने के लिए वो आत्महत्या कर लेता है। जैसे आप ये दलदल वाली मिट्टी की बात कर रहे थे, तो हम मेरे पास फार्म हाउस है, तो वहाँ पे भी यही कंडीशन है कि वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड है और उसमें पानी डालो ना तो इतने मतलब अंदर ही धस जाती है पैर तक, इतने इतने पैर वहाँ पे अंदर ही घुस जाते हैं। और वहाँ पे हम लोगों ने ना प्लांट लगाए, वो वाले जो घरों में लगता है ना, बहुत पाम हो गए जैसे कि, उनके बाद उनकी बहुत ज़्यादा केयर करी लेकिन वो उग ही नहीं पाए, हमेशा सूख जाते हैं। इतनी केयर करने के बाद उसका क्या कारण हो सकता है? क्या वो मिट्टी ऐसी है? पानी नहीं, पानी टेस्ट कराइए पहले। तो फागी बेल्ट का जो पानी है वो साल्टी है, जितना मुझे तो नमकीन पानी है, तो उसका पानी आपको प्रॉपर उसकी पीएच वगैरह ठीक करने के बाद उसको देंगे, क्योंकि बहुत कम प्लांट होते हैं जो इतनी हार्ड वाटर को बर्दाश्त करता है। देखिए अभी किसानों की आत्महत्या का ये बेमौसम जो बारिश हो रही है इसको लेके चल ही रहा है लगातार, तो ऐसे में हम टेक्निकली हम बहुत आगे बढ़ गए हैं। गेहूं की फसल या इनसे कोई मतलब बारिश आ रही है तो इससे बचा जा सकता है? कोई ऐसा उपाय है कि इनकी फसलें भी बर्बाद ना हो? देखिए नेचर के आगे इंसान हर जगह फेल है। देखिए मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं आपके क्वेश्चन की वजह से। मैं बहुत पहले, बहुत अब से 20-25 साल एक बड़ी कंपनी में काम करता था एग्रीकल्चर के बेस के, तो मेरे जो बॉस थे वो IITN थे, लेकिन उनका एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन वो IITN थे तो वो नंबर 1 पोस्ट पे थे। अब आंध्रा में मेरी पोस्टिंग चल रही थी, तेलंगाना हो गया अब तो वहाँ हमने कुछ एरिया में चिली की प्लांटेशन की। मिर्च वो होती है उधर, आंध्रा में डीप में गुंटूर में बहुत होती है, इधर भी तेलंगाना में ठीक ठाक होती है। तो हमने मिर्ची का प्लांटेशन किया, तो वो बारिश की पानी की प्रॉब्लम थी, तो हमने उनसे पानी के लिए बोर वगैरह करने के लिए सैंक्शन होती है, रिक्वेस्ट भेजते हैं। मैं जब तक फार्म मैनेजर होता था तो मैंने अपनी रिक्वेस्ट भेजी, तो वहाँ से बोला भाई अभी तो पैसा नहीं है। तो मैंने कहा साहब ये फसल लगी हुई है, पैसा लेट आएगा तो मर जाएगी सारी फसल। बोले आपको आज टैंकर है ना, टैंकर से पानी दो। अब देखिए टैंकर से पानी तो दिया जा सकता है, लेकिन टैंकर से पानी क्या गेहूं को, चिली को, इनको थोड़ी दिया जा सकता है। टैंकर से पानी किसी खेत में 50 पेड़ लगे हुए हैं आम के, आप टैंकर से दे दोगे। जो फ्लड करना है, पूरा भरना है, या तो वो ड्रिप वगैरह के सिस्टम जो अब यहाँ आने भी लगे, अभी आने लगे, या हम तो 30-40 साल पहले वहाँ लगाए, उस ज़माने में हमसे एडवांस है वो एरिया, वहाँ पे बहुत ड्रिप हुआ है। देश का जो पूरा बजट होता था उसका 70-80% महाराष्ट्र और आंध्रा ले जाता था ड्रिप का। ड्रिप के ऊपर आप अगर वहाँ जाएंगे तो बड़े बड़े सारे लीडर्स के बड़े बड़े फार्म हैं खुद के, वो ड्रिप सिस्टम लगाते हैं और वो पूरा अपना। हमारे यहाँ तो अभी भी ड्रिप को बहुत कम वो कर रहे हैं, बजटिंग में लोगों को पता नहीं ड्रिप से भी हो सकता है। तो ये जो इंजेक्शन लगाने वाली बात है, ये एक पेड़ के ऊपर, उसके ऊपर तो आप लगा सकते हैं। अब गेहूँ के अंदर देखिए कितने प्लांट होते हैं, आप गिन के देखिए, अगर उसकी कैलकुलेशन आप करेंगे तो लाखों प्लांट एक बीघे में होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। एक सवाल मेरा ज़रूर ये मैं पूछना चाहता हूँ कि विदेशों में एग्रीकल्चर पर या तो उस तरह से फोकस नहीं है, या हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। तो हिंदुस्तान के अंदर ही एग्रीकल्चर के इश्यूज़ हैं, वो बड़े पॉलिटिकल डोमेन में भी आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में भी आ जाते हैं। सरकार, हमने देखा प्याज के दाम बढ़े तो सरकारें गिर गई, तो हिंदुस्तान के अंदर वो तस्वीर। बाकी कंट्रीज़ के अंदर वहाँ किस रूप में आप देखते हैं? क्या वहाँ अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, इस वजह से एग्रीकल्चर के इशू नहीं आते? क्योंकि मौसम तो वहाँ भी बदलता है, बारिश तो वहाँ भी आती होगी, फसल तो वहाँ भी बर्बाद होती होगी। देखिए मैंने शुरू में ही बात की थी कि ऐसा 2 पार्ट में लीजिए, एक है एडवांस कंट्रीज, एक है हमारे जैसे कंट्री। हमारे जैसे कंट्रीज में सेम प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा। अब एडवांस कंट्रीज तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास तो इतना पैसा है, इतनी फैसिलिटीज़ हैं, उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो इशू इसलिए नहीं बन पाते कि इतनी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड नहीं है जितनी हमारी है। हमारे यहाँ हमारी जो GDP है उसका 17-18% हम दे रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिए कि डिपेंडेंसी 60% है।
पॉपुलेशन जो डिपेंड है एग्रीकल्चर के ऊपर वो आज भी 60% के आसपास है। जीडीपी तो 17-18% रहेगी। पहले जीडीपी में भी हमारा 50% का एग्रीकल्चर का रोल था। अभी जीडीपी में हमारा रोल घट के 17-18% हुआ, लेकिन डिपेंडेंसी तो फार्मिंग के ऊपर आज भी 60-70% है। अब 60-70% पब्लिक को किस गवर्नमेंट की हिम्मत है अवॉइड करे? बताइए कैसे अवॉइड करे और फिर क्यों अवॉइड करे? गवर्नमेंट किसानों के लिए, परिवार गरीब सबके लिए गवर्नमेंट है, तो उनके इश्यूज जो आते हैं, अब प्याज देखिए, प्याज गवर्नमेंट्स को रुलाती है तो उनकी पॉलिसी की गलतियाँ होती हैं। उसी चीज़ को हमारे यहाँ लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं, उसी चीज़ को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इसमें किस किस को मोदी जी पकड़ के बैठे हैं? आप ये बताइए। भाई व्यापारी वर्ग अपना गेम खेलता है, अब व्यापार के कुछ अपने रूल हैं, उसमें आप ये भी नहीं कह सकते नहीं भाई आप ऐसा नहीं करोगे या वैसा नहीं करोगे। भाई व्यापारी तो व्यापार करने के लिए आया है, कुछ तो कमाने की सोचेगा वो। अब इसमें अगर वो प्याज जो है ऐसी स्थिति में आ जाए कि गवर्नमेंट ही गिरा दे, तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट को पहले से देख के चलना पड़ेगा। जी तोमर साहब, एक और सवाल। हम चांद पे पहुंच गए, मंगल ग्रह पे हमारी दस्तक है और इतना डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, क्या वाकई अभी भी गांव के अंदर फसल की बर्बादी की रिपोर्ट है वो पटवारी है, वो उसकी रिपोर्ट के आधार पर होता है और पटवारी का देखने का तरीका केवल आंखों देखा जो हाल है? तो गांव में तो कहते हैं कि ऊपर करतार नीचे पटवार, तो क्या ये बाकी देशों में भी तस्वीर कुछ ऐसी है? वहाँ कैसे होता है फसल बर्बादी का आकलन, कैसे क्या होता है? देखिए वहाँ टेक्नोलॉजी का जो एडवांस कंट्रीज हैं उनमें टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि वो टेक्नोलॉजी के बेस पे सब अपना सैटेलाइट के बेस पे उनको आ जाता है, और हमारे यहाँ भी इम्प्रूव हो रहा है। देखिए अभी ड्रोन सिस्टम का मोदी जी ने कई चीज़ों में, हमारी गवर्नमेंट काफ़ी बड़े लेवल पे इस काम को कर रही है, और अभी पहले जैसा नहीं बचा है, काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। अब आप समझते हैं कि हर चीज़ एक दिन में तो ओवरनाइट तो चेंज होती नहीं, लेकिन अब हमारे यहाँ भी असेसमेंट में इन सभी चीज़ों में टेक्नोलॉजी की हेल्प ली जा रही है, काफ़ी बड़े लेवल पे ली जा रही है, पहले से बहुत बेटर है। सर एक सवाल मेरा था, अपने बिजी लाइफस्टाइल में से अगर मैं ऑर्गेनिक खेती के लिए समय निकालती हूँ तो कैसे मैनेज करूँ मैं? देखिए पहली बात तो आप समय खेती के लिए निकालिए, ऑर्गेनिक के लिए बाद में सोचिए। सर मैं खेती करने का अब गाँव तो जा नहीं सकती। अच्छा देखिए मैनेज करना मैं आपको बताऊँ, मैं अभी सर से मैं यही बता रहा था कि मैं बाई बर्थ किसान हूँ, बाई एजुकेशन किसान हूँ और बाई प्रोफेशन किसान हूँ। किसान घर में पैदा हुआ, मैंने अपनी नानी दादी को खूब देखा कैसे मैनेज करती थी, फिर अपनी मदर, अपनी दाई, अपनी चाची, सब लोगों को देखा, फिर मेरी वाइफ अब आप समझ सकते, अब MSc केमिस्ट्री ये वो करने के बाद अब वो खेत में क्या करेंगी, पीढ़ी दर बड़ा चेंज आया। एक तरफ ये था कि हमने आँख खोली, जब हम सोच संभाले तो हमारे घर की लेडीज डेली किसी न किसी रूप में खेतों से इन्वॉल्व थी। एक तरफ आज उसी किसान फैमिली का आदमी, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मेरी वाइफ और आगे जो आने वाली पीढ़ी की बच्चियाँ हैं वो खेतों तक जाना, क्योंकि हमने स्थिति ऐसे पैदा कर ली। अदरवाइज देखिए आप डेली तो आप नहीं जा सकते, आप प्रोफेशन में हैं, लेडीज का एक ये भी बड़ा है, उसके साथ साथ आपको दूसरी जिम्मेदारियाँ भी हैं। लेकिन अगर आप वीकेंड्स में किसी ऐसी उससे जुड़ जाएं, जो कई लोग आजकल खेती कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि लोग आएँ, लोग जुड़ें, या कुछ फार्मर को एक अडॉप्ट कर लें, आप एक बहुत अच्छी स्कीम हो सकती है। आप जैसा यूथ अगर फार्मर्स को अडॉप्ट करे, इस वे में अडॉप्ट करें कि भाई हम आपका माल बिकवाएंगे, हम आपको बाहर से, आपको जो इंटरनेट वगैरह पे नॉलेज है वो बेचारा तो पढ़ना नहीं जानता, वो हम आपको बताएंगे, हम गवर्नमेंट की स्कीम आपको बताएंगे। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए गवर्नमेंट बहुत स्कीम लाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं अभी लैक है। उनको पता भी नहीं होता कि मेरे को ये क्रॉप इंश्योरेंस कैसे मिलेगा, मुझे गवर्नमेंट जो क्रेडिट कार्ड है, ये सब काफ़ी कुछ लोग जान रहे हैं, लेकिन अभी भी परसेंटेज बहुत कम है। तो इस तरह क्या होगा कि आप उनके टच में आएंगे, फिर आप उनको कहीं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीज़ों से जोड़ सकते हैं, जिसमें आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा और वो उनको आप ऑर्गेनिक धीरे धीरे, क्योंकि एकदम कोई भी किसान अगर ऑर्गेनिक पे जाता है तो उस पर डिफ़िकल्टी क्या है, थोड़ा क्रॉप 2-3 साल यील्ड कम होती है, उसको संभालना एक मुश्किल काम है, उसका फाइनेंशियल वो, तो इसलिए साइड बाय साइड फार्मर सो आप करा सकते हैं, पार्ट में कराएं और जुड़ें, किसानों से जुड़ें। मैं आपको एक दे देता हूँ फार्म, मेरे साथ आ जाओ। जी सर आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करी, उसके बाद एक जो आजकल नया चल रहा है नेचुरल फार्मिंग की आपने कहा, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग की अगर मैं बात करूँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है आखिर इन दोनों में? हाँ देखिए बहुत वाइड डिफरेंस नहीं है।
और उसका एक एग्जाम्पल ये है कि गवर्नमेंट ने भी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के इंस्टीट्यूट्स थे उन्हीं को नेचुरल एंड ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक। जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट गाजियाबाद में जो इसका है ऑर्गेनिक का, उसको उपनाम चेंज करके उसमें ऑर्गेनिक जोड़ दिया। फ़र्क क्या है देखिए मेनली, नेचुरल को किसी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ऑर्गेनिक बगैर सर्टिफिकेशन के ऑर्गेनिक नहीं कह सकते आप। मैंने फॉरेस्ट से कोई प्रोड्यूस में लेके आया, वो नेचुरल है, लेकिन वही प्रोड्यूस अगर उसने एक प्रोसेस है जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का उसमें गुजर रही है तो वो ऑर्गेनिक होगी, उस पर सर्टिफिकेशन का नंबर होगा, तब वो सर्टिफाइड होगी, तब वो ऑर्गेनिक कहलाएगी, अगर अदरवाइज नहीं कहलाई जा सकती। नेचुरल में आप जो नेचुरल आपने उगाया उसमें कोई खाद पानी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, नॉर्मल हल बैल चलाया अपने हिसाब से कर लिया, ये है नेचुरल। कोई बहुत बड़ा मतलब थिन लाइन है, ये लाइन सर्टिफिकेशन की है बस, और कुछ भी नहीं। दोनों में केमिकल यूज नहीं होता, ना उसमें होता ना उसमें होता, प्रैक्टिस दोनों की करीब करीब सेम है। मेन है कि वो सर्टिफाइड होता है, जिसके बेस पे कोई भी आपसे जो बाहर का आदमी लेना चाहता है या आप ये कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप उसको, अभी गवर्नमेंट नेचुरल वाली पे भी एक वो लाने की अपना कर रही है पूरा कि नेचुरल का स्टाम्प हो कि ये नेचुरल है, सर्टिफाइड जैसा ही है। हाँ, कई लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जैसे आचार्य देवव्रत जो गुजरात के गवर्नर हैं, जो वो इसी काम को करते करते आज गवर्नर हैं। पहले हिमाचल के गवर्नर थे, उसके पहले वो कुरुक्षेत्र में उनका एक बहुत बड़ा फार्म है, वहाँ वो नेचुरल फार्मिंग ही करते थे। और इसको अभी मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में भी कई जगह, बहुत जगह वो इसको नेचुरल फार्मिंग को, और उसका एम यही है कि भाई फार्मर्स को जो ये केमिकल का जो बड़ा प्रॉब्लम है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हम लोग भी नहीं जानते थे, हम बताएं। अभी मैंने कहीं एक दिन पढ़ा, डेली केमिकल फर्टिलाइजर्स को समथिंग 600 करोड़, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा एक बार, लेकिन मैंने वेरी ऑथेंटिक जगह ही पढ़ा था, 600 करोड़ रुपया पर डे की सब्सिडी केमिकल फर्टिलाइजर्स में जाती है। उसके बदले में अब गवर्नमेंट ने बहुत लेटेस्ट में, अभी 2-3 दिन पहले ही बल्कि, जो डीएपी होती है उसको भी नैनो में लाने का गवर्नमेंट ने एक वो शुरू किया है, नैनो डीएपी का। इफ़को जो हमारे गवर्नमेंट की कंसर्न है वो एक दूसरी कंपनी के साथ मिलके अभी नैनो डीएपी बनाएगी। नैनो यूरिया का मोदी जी ने 2 साल पहले वो किया था। इसमें क्या, एक बोतल में आएगा वो, और उसका रेट धीरे धीरे कम होगा, जिससे होगा क्या कि जब ये अपने सिस्टम में आ जाएगा यहाँ का हमारा प्रोडक्शन, तो ऑटोमेटिक उसका जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंपोर्ट घटना शुरू हो जाएगा, हमारी अपनी चीज़ यूज होने लगेगी। तो नैनो डीएपी, नैनो यूरिया, नैनो फॉस्फेट ये अब लाए जा रहे हैं। डीएपी का अभी 2 दिन पहले ही, 3 दिन पहले ही, अभी मेरे ख्याल से 1-2 साल के अंदर बड़े लेवल पर लॉन्च होगा। और यूरिया तो इफ़को, क्रिप्को, ये 2-3 कंपनियाँ नैनो यूरिया बड़े लेवल फार्मर को इंट्रोड्यूस कर रही हैं। लेकिन अभी उसमें क्योंकि टाइम क्या लग रहा है, तो प्रोडक्शन भी उतना नहीं, दूसरे फार्मर को लगता है ये क्या है, छोटी सी बोतल में है, वो तो इतना बड़ा बैग का, हाँ वो इतना बड़े बैग का आदी है, उसको यकीन नहीं होता, तो वो धीरे धीरे अपना टाइम लेगा। सर मेरा आपसे 2 सवाल हैं सर। पहला तो सवाल ये है कि मोटा अनाज जो एक आम इंसान के लिए क्या फ़ायदेमंद है, और वो क्या इम्यूनिटी पे क्या उसका फ़र्क पड़ता है? देखिए, वैसे तो ये फूड लाइन का जो इंसान होता है उसका वो है, लेकिन जो जनरल मैं अपनी नॉलेज से आपको बताऊं, बहुत सारे सुपर फूड जो आप लोग यूज करते हैं उनमें सब ये मोटे अनाज का ही वो होता है, और सुपर फूड का नाम देके आपको खिलाए जा रहे हैं यंग बच्चों को। ये सब इतने, अगर पुराने उसमें जाएं, दुनिया भर की डिजीजेस है, इवन डायबिटीज़ के इलाज में, जो स्टमक की बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो कोई डॉक्टर ही बताएगा प्रॉपर तो, लेकिन बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो अगर हम मोटे अनाज खाते हैं तो वो हमको ना होती। आज हमारे समाज में बढ़ती चली जा रही है वो सब। और दूसरा लॉस हो रहा है कि हमारा फार्मर जो है वो गेहूँ उगाने पर उस पर दौड़ रहा है, क्योंकि उसका लोग उसे डिमांड नहीं आ रही। जब इसकी डिमांड आएगी मोटे अनाज की तो किसान को अच्छा रेट मिलेगा और बच्चों को हेल्थ मिलेगी। मोटे अनाज का एक बहुत बेनिफिट है। जब आप पुराने लोग सब यही खाते थे ना, और किस तरह हेल्दी रहते थे। इम्यूनिटी पे उसका इम्पैक्ट है, लेकिन ये एक मेडिकल लाइन का क्वेश्चन है तो, लेकिन है 100% है। आप थोड़ा किसी उससे पढ़ेंगे तो
अच्छा, मेरा सवाल है आपसे कि अपना जो भारत देश है उसको स्टार्टिंग से कृषि प्रधान देश कहते हैं। आज के टाइम में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को सब पूछते हैं, अगर अपन अपने आप को बताते हैं कि हम लोग किसान हैं तो वो लोग वैल्यू नहीं करते, और तो देखा जाए ना तो पर्सनली रिश्ते भी नहीं मिलते हैं कि अगर अपन उनको किसान तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए ये बहुत बड़ी त्रासदी है, और रीजन उसके पीछे सबसे बड़ा ये आया कि एग्रीकल्चर जो है घाटे का सौदा हो गया। घाटे का सौदा कोई भी हो तो जो आदमी घाटे में है तो उसको तो भाई कोई बात करना चाहता नहीं। तो और ऊपर से हम आर्टिफिशियल लाइफ में घुस गए, जो अब लोगों को समझ में आ रही है। अब देखिए बड़े बड़े IITN गुड़गांव से इनसे वो फार्मों में घूमने जाना चाहते हैं, हाँ फार्मिंग में आ रहे हैं, जा रहे हैं लोग, अब समझ रहे हैं लोग। बीच में ऐसा ट्रांजिशन का ऐसा फेज आया कि लोगों को खेती एक बेकार चीज़ लगने लगी। मैं कल परसों बैठ के सोच रहा था कि हमारे बच्चे जिम में जाते हैं, इतनी एक्सरसाइज करते हैं, मैं उनको एक एक्सरसाइज बताता हूँ, अगर उसके बराबर की एक भी हो, आप जाइए फावड़ा चला के देखिए, आपको पता चलेगा। मतलब वो हमारी दादी वगैरह छोटा वाला चलाती थी, दादा हम लोग, मैंने खुद चलाया, वो थोड़ा बड़ा होता था। आप भी देखिए उसकी उस एक्सरसाइज को अगर समझने की कोशिश करें, आपकी मुट्ठी, हथौड़ी, उंगली, आपका कंधा, आपकी गर्दन, आपकी कमर, आपकी कमर को इतनी स्ट्रेंथ आती है क्योंकि झुक के चलाना होता है और रेगुलर ऐसे खोदना होता है। सारी बॉडी, आपको कोई जिम जाने की जरूरत नहीं। इवन जिम जाने वालों से आप करवाइए, वो नहीं करवाएंगे। 15 मिनट फावड़ा चलाएं, हमने लाइन से फावड़ा चलाया। आज देखिए मैं आपको सच बताऊं, मुझे मैदान छोड़े हुए, मैं स्पोर्ट्समैन रहा, अपने टाइम में खेलते कूदते थे लोकल में, जैसे कॉलेजों में खेलते हैं ऐसे ही खेलते थे। हॉकी खेली, हमारे ज़माने में हॉकी का शौक था। मुझे 40 साल हो गए, मैं जिम ना मैदान में गया ना जिम में गया, और आज भी मैं अपने को फिट महसूस करता हूँ, इसीलिए कि उस टाइम यंग एज में खेत में भी काम करते थे, खेलते भी थे और मोटा बढ़िया खाते थे, दूध दही सब खाते थे। वो आज बच्चों को देखने को भी नहीं मिल रहा है। तो ऑटोमेटिक उधर को जाएंगे, सब लोग जाएंगे, और शादी के लिए बच्चे भी मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। खेती में जो है वो आधुनिकता को लेकर ना हमेशा से विवाद रहा है, क्योंकि जब ट्रैक्टर का दौर था तब मतलब जब मैन पावर काम करती थी, तो वो ट्रैक्टर का दौर आ गया तो वो मैन पावर कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, मैकेनाइजेशन हर जगह हर चीज़ की नीड भी होती है। ऐसा नहीं कि मैकेनाइजेशन, हमने विदाउट मैकेनाइजेशन बिल्कुल नहीं था, मैंने वो टाइम भी देखा। हल बैल की खेती थी, हल बैल की खेती का एक टाइम वो भी था कि एक किसान, इतनी गरीबी थी देश में कि एक किसान के पास एक बैल है, दूसरे के पास एक बैल है, दोनों मिलकर एक हल बना ले रहे हैं। लेकिन उस टाइम रोजगार हुआ करते थे। अब ये जो इतनी चीज़ें आ गई है उसमें रोजगार की कमी आ गई, बहुत अभाव है ना इनको लेकर। देखिए, रोजगार तो आज भी है, रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन रोजगार लोग करना नहीं चाहते, फिजिकल वर्क कोई करना नहीं चाहता, और ऊपर से उसको मिलता कितना है। अगर आप ध्यान से देखें कि शहरों में इतनी पब्लिक जो ये आप आउटर्स में देखते हैं, ये सब लोग कौन हैं? गांव से आके वहाँ बस गए, मजदूरी करने में मेहनत करनी पड़ती थी, यहाँ साइकिल चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, जो कुछ भी नहीं करते वो माँ बाप का उसका दिया हुआ खाते हैं, लेकिन खेत में काम नहीं करना चाहते हैं। आज इतनी कमी हो रही है लेबर की, गाँव के अंदर आप जाइए, भारी शॉर्टेज है। आप पंजाब साइड में पूरा बिहार से लेबर लेके आते हैं, वो भी नहीं मिल रहा है अब उनको। अब वो ट्रैक्टर के ऊपर जितना वो कर सकते हैं वो अपना कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि खेती में मैकेनाइजेशन से वो खत्म हो रहा है रोजगार, छोटा रोजगार बहुत है। आप वेजिटेबल लगाएंगे तो मशीन कुछ नहीं कर सकती। हार्वेस्टिंग करनी है तो टमाटर निकालना है तो हमारे पास ऐसी मशीनें कहाँ हैं जो टमाटर पिकिंग करेंगी। आपने मान लिया ग्रीन हाउस, नेट हाउस लगाया तो उसमें हमारे पास वो लेवल का ग्रीन हाउस थोड़ा ही है कि मशीन जाती है, रोबोट जाता है, तोड़ के ले आता है। अभी तो उस मैकेनाइजेशन में बहुत पीछे हैं, अभी तो बहुत काम है करने वाले के लिए। तोमर साहब, मैं एक बड़ा इशू है जो पॉलिटिकल डोमेन में ख़ासतौर से इस पूरे NCR के अंदर है, वो हर बार आता है, वो है एग्रीकल्चर वेस्ट, जिसको हम कहते हैं पराली। हाँ, तो इस पराली की जो समस्या है, क्या आपको लगता है कि वाकई किसान है उसके लिए उसको जलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है, और बड़ी बड़ी बातें होती हैं उससे बायोफ्यूल बनाएंगे और तमाम चीज़ें होंगी, पर क्या ये वाकई इस समस्या का निदान संभव है? क्योंकि पॉल्यूशन का भी इशू है, एनवायरनमेंट का इशू हो जाता है, किसानों की परेशानी है, अगर कोई नहीं कर पाता है उसका निस्तारण, तो फिर उस पर जुर्माना और कार्रवाई की बात भी होती है, राजनीति भी होती है। किस रूप में देखते हैं आप? देखिए सर, इसमें एक बहुत, अगर आप रियल में देखें, फार्मर की मजबूरी है उसको जलाना। अब उसको ना जलाए, ये बहुत एफर्ट हो रहा है कि फार्मर उसको ना जलाए,
लेकिन अभी उस लेवल पे वो चीज़ें नहीं आ पाई। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई जलाना मजबूरी क्यों है। देखिए पहले जब हार्वेस्टर्स नहीं थे तो वो फसल बिल्कुल नीचे से काटी जाती थी दांती से, बिल्कुल वो दराती लेके, हाँ दराती लेके कटती थी, तो वो ठूट इतना सा बचता था, वो जलता भी था, कोई बात नहीं थी। अब वो जो मशीन चलती है हार्वेस्टर, वो उसमें इतना सारा छोड़ देती है क्योंकि इतने नीचे से वो नहीं काट सकता। अब इसको जलाना क्यों पड़ता है फार्मर को, इसके पीछे समस्या ये आती है कि जैसे अभी उसने धान काटा, धान की बुआई ज़्यादा परेशानी करती है, तो उसको अगली फसल लगानी होती है। अब अगर उसको वो जुताई करे खेत के अंदर, तो वो बहुत टाइम लेता है उसके अंदर सड़ने में, देसी भाषा बता, सड़ने में बहुत टाइम लेता है। तो वो दूसरी फसल लगाना किसान को, उसको टाइम, दोबारा जुताई तिबारा जुताई ऐसे करके वो सेट करता है, उसके बदले में उसे चाहता है कि जला दो। ये एक बड़ी समस्या। अब जैसे गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है, लेकिन उसमें कहीं कमी है। जिस लेवल पे गवर्नमेंट के एफर्ट होने चाहिए वो ग्राउंड लेवल पे नहीं हो पा रहे। क्या जब हम कटाई के लिए इक्विपमेंट हमने बना ही दिया, तो क्या एक लेवल और हम नहीं जा सकते कि वो बिल्कुल ग्राउंड से ही पूरा वो थोड़ा सा मुश्किल है टेक्निकली, बिल्कुल ग्राउंड पे जाना उस मशीन के लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी जो चीज़ें, जो जिस टाइप की कुछ मशीनें ऐसी आ रही हैं जो उसको काट रही हैं, बांध भी रही हैं वो सब, लेकिन उसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको, किसान को, वो उसके पास इतना पैसा नहीं है। दिक्कत ये हो रही है कि वो मशीनें ले ले, तो वो उसको, हमको जब तक इस पर काउंटिंग नहीं होगी कि भैया इसका नुकसान कितना है, इसके एक तरफ हम फर्टिलाइज़र के ऊपर तो इतनी सब्सिडी दे रहे हैं, तो यहाँ भी एक सब्सिडी लगा दें, अच्छी सब्सिडी दें, ताकि वो कुछ यूथ आगे आएँ, वो उन मशीनों को ले लें, कटवाएं और उसको जो बायो फर्टिलाइजर बनाने का जो प्रोसेस की उसमें काम आ सके। वो एक टाइम ऐसा होता है कि खेत खाली होना ही होना चाहिए, वो जो पूरा खाली नहीं हो पाता उसकी वजह से किसान उसको जला देता है। तो वो मैकेनाइजेशन उससे ही हो सकता है जिसके लिए बड़े लेवल पे वो मशीनरी और वो सब। अच्छा, कोई पॉलिटिशियन होता तो ये सवाल का मुझे लगता है कि कोई बायस्ड आंसर होता, लेकिन जो मैं पूछने जा रहा हूँ, लेकिन आपसे, क्योंकि आपने पूरा एग्रीकल्चर को भी देखा है, एग्रीकल्चर बिजनेस कैसे होता है वो आपने देखा है, ये जो कृषि कानून को लेकर इस देश के अंदर एक घमासान मचा, क्या आपको लगता है कितनी राजनीति थी, और अगर ये लागू होता तो क्या होता, और अभी नहीं हो रहा है तो क्या होगा इसका? क्योंकि फेयर जो आंसर है मुझे लगता है आप जैसे एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं के ज़रिए आ सकता है। मैं ये कहता हूँ कि वो होना ये चाहिए था कि किसान को फ्री होना चाहिए था कोर्ट में आना, और उसका केस गवर्नमेंट लड़ती, तो ये इशू ही नहीं आ सकता था। भाई गवर्नमेंट का अपना वकील हो, अगर किसानों को दिक्कत हो रही है, किसी कोई आदमी उसके साथ जाति कर रहा है, तो गवर्नमेंट का वकील चेक करे कि भाई ऐसे कैसे आप चेक वो कर लोगे। अदरवाइज ये जो मन में बैठाया गया कि तुम्हारी जमीन में कब्जे हो जाएंगे, ये सब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो लॉ में एक एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट में अगर ये फेयर हो बिल्कुल कि भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो लीगली आपकी सॉल्व की जाएगी, तो वो कैसे कब्जा कर लेगा? क्योंकि वो जो एसडीएम कोर्ट वाला इशू घुस गया, ऐसे ही कुछ और छोटी छोटी चीज़ें थी जो ब्रॉड जो बेनिफिट थे उसके, जैसे मैंने आपको शुरू में बैठते ही बताया कि मैं एक ऐसी, लेकिन क्या ब्रॉड बेनिफिट्स थे? ये थे। और कॉर्पोरेट, देखिए ये पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम बदल सकता था, बदल सकता। देखिए कॉर्पोरेट फार्मिंग की जरूरत है। जैसे मैंने आपको एक जगह की बात बताई कि एक गांव में 70% लोगों के पास एक एक बीघा जमीन है। वो एक एक बीघा में क्या करेंगे? वो कोई यूथ ट्रैक्टर रखेगा, मशीनरी रखेगा, क्या करेगा? 5 बीघे भी हो, 10 बीघे भी हो, 10 बीघे होती कितनी है? 10,000 गज। अगर वो कॉर्पोरेट फार्मिंग में बदल जाए तो वह ग्रुप के ग्रुप में फार्मिंग हो सकती है। वो आदमी चाहे तो अपना उसके साथ मिलके कर ले, चाहे तो उसका आदमी, व्यापारी का आदमी मिलके कर ले, और बड़ी बड़ी फार्मिंग हो सकती है। बहुत सारी लैंड वेस्ट पड़ी है देश है तो किसी ना किसी की, गवर्नमेंट वेस्ट है वो अलग है, वो तो वेस्ट है, लेकिन एग्रीकल्चरेबल वेस्ट भी हैं। लेकिन ये जो पूरा बिजनेस है, आप देखिए कि उसे पता है मंडी का जो व्यापारी है उसको ठग रहा है, उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, वो देख रहा है, लेकिन आधी रात को भी ज़रूरत है तो वो जो मंडी कारोबारी है वो उस किसान को पैसा देता है। तो किसान और व्यापारी के बीच में, हाँ, उनके संबंध ऐसा है कि वो दिवालिया होने को तैयार है और वो सूदखोर है, अपना सूद छोड़ने को तैयार नहीं। तो लेकिन इसके बावजूद भी दोनों में निभ रही है सालों से, पीढ़ियों से। क्या आपको लगता है कि इतनी लोकल प्रॉब्लम पे कोई मल्टीनेशनल का कोई मैनेजर उस प्रॉब्लम को उस एंगल से देख पाएगा जिस रूप में व्यापारी देखता है? आधी रात को भी उसको जेवर बेच के भी अगर सामान चाहिए तो वो दूसरी कंपनी का जो है वो तो कर नहीं पाएगा, उसके पास तो पूरे नियम है, उसके मुताबिक काम करना है। लेकिन व्यापारी है,
उसके पास में वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो ठीक है 2-5 करके और वो चीज़ें कम से कम उसको मुसीबत के उस दौर से निकाल पाता है। तो क्या ये हिंदुस्तान के अंदर गाँव में किसानों की परेशानी रोज़मर्रा की और उसमें हम ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर का एक सिस्टम लागू कर दें तो क्या व्यापारी और किसान के बीच में जो संबंध हैं वो सहज हो पाएंगे? ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है। दोनों को हमें अलग अलग रखना होगा। गवर्नमेंट का जो पूरा प्लान था उसमें कोई बाउंडेशन नहीं थी। विलिंगली आप अगर आपको उसको करना है तो कीजिए। अभी भी देखिए क्या हो रहा है, ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट सा इसका वो है, समझ ही नहीं आता कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। भाई वो आप जैसे बता ही रहे हैं कि वो ज़्यादा चार्ज करता है, अब उसके बाद उस पर ना भी हो तो चाहे कहीं से भी लाओ भैया उसका देना है। अब ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? ये स्थिति पैदा हो रही है, पहले तो किसान को पूरी नॉलेज नहीं है, कोई ऐसे लोग बीच में नहीं है जो उसको ढंग से समझा सकें कि तुझे यहाँ से लोन मिलेगा और जहाँ तूने अप्लाई किया इस आदमी को देना पड़ेगा। भाई बैंक है, छोटी इंस्टीट्यूट है, जहाँ कोऑपरेटिव, जहाँ से वो पैसा मिल सकता है उसको, लेकिन वहाँ कुछ लोगों ने कब्जा बना कर रखा हुआ है, वो नॉर्मल आदमी को वहाँ से वो मिलता नहीं। बैंक में एक बहुत बीच में आपको बताऊँ, एक्सिस और ICICI बैंक दोनों के ऊपर, कोई 8-10 साल पुरानी बात है, दोनों के ऊपर करोड़ों में वो लगा, इनके लिए करोड़ कुछ नहीं होते, करोड़ों में इनके ऊपर फाइन लगा इस बात का कि जो रिसिप्ट वाला जो आप कोल्ड स्टोरेज रिसिप्ट आप समझते होंगे, वो उनको किसानों को देना होता है। वो किसानों के बजाय व्यापारियों को दिया उन्होंने। फसल के अगेंस्ट जो लोन दे रहे थे वो, क्योंकि व्यापारी के पास सेफ है, किसान के पास वो सेफ नहीं मान रहे। तो ऐसे जो लूपहोल का यूज कर रही है हमारी जो फाइनेंशियल सिस्टम है, अगर इसको हम इस लेवल पे ला दें कि भाई जब उसको ज़रूरत हो, जैसे अभी अगर हम ध्यान से देखें कुछ कंपनियां जैसे मुथूट जो लोन गोल्ड पे दे रही हैं, तो भाई सोना रखा आपने ले लिया, तो उसमें वो किसान भी, उनके हाथ भी यही करता है, वो कुछ ना कुछ रख लेते हैं उसका। तो अब ये यहाँ से इनको इस तरीके से अगर हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो थोड़ा सा ईज होकर किसान के डोर तक चला जाए, तो फिर वो इधर उधर जाने की उसको ज़रूरत नहीं। और ये जो कंपनियां आ रही हैं, इनका तो क्या हो गया है कि ये जो चीज़ आपसे ले ली एक फिक्स टाइम पे आपका देते जाएंगे, फिर आपको तो खेती करनी नहीं। जो किसान इस लायक नहीं, खेती नहीं कर सकता या उससे ज्वाइंट कर रहा है, तो जितना इसका बनता है उतना तो वो देंगे और टाइम से देंगे। यहीं आगे होता है, अगर वो ना दें तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये गड़बड़ हुई। अगर वो कोर्ट जा सकते, कोर्ट उनके पास होती, बल्कि फार्मर्स कोर्ट होती, फिर फार्मर की कोई भी प्रॉब्लम हो हम सुनेंगे। ऐसे कैसे कोई उनको वो कर सकता है? यहाँ आके जैसे देश के अंदर अदालतें हैं, लोक अदालतें हैं, किसान अदालतें भी कम से कम होनी चाहिए। ये बड़ा एक अच्छा आउटकम है हमारी इस चर्चा का। ये द्वंद्व 75 साल में चलता आया है। हम कृषि प्रधान थे, हमारी GDP में 50% से ऊपर का हिस्सा था आज़ादी के टाइम, और अब 16-17% हो गया है, लेकिन डिपेंडेंसी वही की वही है। और हम अनाज पैदा भी कर रहे हैं, हम निर्यात भी कर रहे हैं, तो हम इस अपनी USP को हम छोड़ भी नहीं सकते। आने वाले टाइम में चाहे मोदी सरकार हो, कोई आने वाली कोई दूसरी सरकार हो, यही सरकार हो, हम उसमें नहीं जाते, लेकिन आने वाले 10-20 साल में आप इस एग्रीकल्चर सेक्टर को हिंदुस्तान में किस रूप में देखते हैं? क्या ये डिटोरेशन इसका होता जाएगा या इसका रिवाइवल भी है? नहीं, ये पक्का रिवाइव होगा, ये पक्का रिवाइव होगा, डिटोरेट नहीं होगा। जहाँ है इससे बेटर होगा, हर तरीके से बेटर होगा। धीरे धीरे आप देखेंगे जो इजराइल की टेक्नोलॉजी, ये सब भी अपने इसमें आएंगी। जैसे अपना जहाँ हम देखते हैं कि जोधपुर के बॉर्डर पे आप जाएं, वहाँ पे मैं आप कभी जाइएगा, जैसलमेर जोधपुर बॉर्डर के ऊपर एक कंपनी ने डेट का 500 एकड़ का फार्म लगाया हुआ, यहाँ आसपास कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ें जब फार्मर्स तक आएंगी धीरे धीरे, अभी जिस तरीके की अप्रोच है गवर्नमेंट की, वो धीरे धीरे जब वहाँ आएंगी तो वो जैसे हॉर्टिकल्चर, ये अपना ग्रीन हाउस, नेट हाउस, अदर टेक्नोलॉजी ये जुड़ेंगी, तो ये धीरे धीरे रिवाइव होगा। ये पीछे जाने वाली चीज़ ये नहीं है, इससे पीछे जाके चलेगा भी नहीं। तो मेरा अपना व्यू तो ये कहता है आगे आगे बेटर होता जाएगा एग्रीकल्चर में। यूथ भी आएगा, जैसे कोई बच्चे जो बात कर रहे हैं कि रिश्ते आने लगेंगे, तो यूथ आएगा, काम करेगा यूथ को। तो दरअसल प्रियंका को आपकी तरफ से एक सुझाव मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन उसमें मेरी अनुमति ज़रूर होगी कि जब मैं वीकली ऑफ अगर दूं इसे, तब ये वहाँ किसान के खेत में जाके सप्ताह में एक बार है वो काम कर सकती है। एक दिन में क्या क्या करूँगी मैं, और वो भी दिया तो। हाँ, वो भी दिया तो। कोई छोटी वो कर लीजिए, कोई प्लांट्स को लड़ाई जो होती है वो प्लकिंग कर लीजिए,
भाई वहाँ पे पहले टमाटो वगैरह कुछ भी लगाए उसका प्लेटिंग कर लीजिए। ऐसे जो लेडीज के जो खुशी से आप कर सकते हैं, जो जिसमें बर्डन ना हो, ऐसे काम कीजिए। आप खेती करते हैं तो खेती करते वक्त आपके दिमाग में कभी कोई ऐसे गाने वगैरह आते होंगे दिमाग में, क्योंकि हाँ मेरे देश की धरती सोना उगले, हाँ क्योंकि किसानों के ऊपर ही ये बेस्ड है सॉन्ग, तो आप भी अगर गुनगुनाते होंगे क्योंकि आप इतने टाइम से खेती कर रहे हैं, तो अगर आपकी वॉइस में हो जाए ये गाना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 2 लाइनें कर दीजिए, हम साथ देंगे आपका। वही मेरे देश की धरती सोना उगले, बिल्कुल 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 सब साथ आपके साथ शुरू करो जी। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सुदूर हो जाते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। रेड की आवाज़ें यूं लगे कहीं से नहीं बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह खेत सजे। तो अजय सिंह तोमर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी में आज पधारने के लिए, आपने जो वक्त दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि सभी किसान भाइयों को इससे, आपकी जो आज हमारी जो बातचीत हुई, इससे जरूर कुछ ना कुछ फ़ायदा जरूर मिलेगा। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली इस दौरान कि सरकार पॉलिसीज़ बहुत बनाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में वो दिक्कतें कहीं ना कहीं ये चीज़ अटक जाती है, वो पहुँच नहीं पा रही, वहाँ दूर दराज गाँव में लोगों तक, किसानों तक ये पॉलिसीज़ जो है वो पहुँच नहीं पा रही है। तो ये पहुँचाने की ज़रूरत है उन तक, इन पॉलिसीज़ को। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी एक बार फिर से।